यार आपने एक चीज नोटिस करी है, अमेरिका जो दुनिया की सबसे बड़ी कार मार्केट है, जहाँ के फोर्ड और जीएम दुनिया के कुछ सबसे पुराने और सबसे बड़े कार ब्रांड्स हैं, वो आज की डेट में दुनिया की कई बड़ी कार मार्केट्स में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। लिटरली है ही नहीं। जापान की जो टोयोटा है वो 150 से भी ज्यादा कंट्रीज में एग्जिस्ट करती है। और जो टॉप 10 कार मार्केट्स हैं, यानी कि ऐसी कंट्रीज जहाँ पे सबसे ज्यादा गाड़ियां बिकती हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, चाइना वगैरह, इन सभी 10 की 10 मार्केट्स में टोयोटा एग्जिस्ट करती है। Hyundai भी इन टॉप 10 बिग कार मार्केट के 10 में से 9 देशों में एग्जिस्ट करती है। होंडा भी इन 10 बड़ी मार्केट्स के अंदर एग्जिस्ट करती है और इवन फॉक्सवैगन भी इन 10 की 10 बड़ी कार मार्केट्स में एग्जिस्ट करती है। लेकिन अमेरिका के लेगेसी कार ब्रांड्स एक के बाद एक इन बड़ी कार मार्केट्स को छोड़कर जा चुके हैं। जैसे पहले अगर मैं जीएम यानी कि जनरल मोटर्स की बात करूं तो 2015 में जीएम ने अपने शेवी ब्रांड को पूरी तरीके से यूरोप से बाहर निकाल लिया था और उसी साल वो रशिया को भी छोड़ के चले गए थे। फिर 2017 में उन्होंने अपने 2 बड़े यूरोपियन कार ब्रांड्स यानी कि ओपेल और वॉक्सहॉल, जो कि उन्होंने पहले एक्वायर करे थे, उनको पीएसए ग्रुप को बेच दिया था, वही कॉन्ग्लोमरेट जिसका जीप ब्रांड इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करता है। और उसी साल यानी कि 2017 में शेवी ने इंडिया और साउथ अफ्रीका को भी छोड़ दिया था। हम इंडियन सोचते थे यार शेवी सिर्फ हमें छोड़ के जा रही है, लेकिन ये बात ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगी कि शेवी ने कई सारे देशों को छोड़ा था। इवन ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो उनका 70 साल पुराना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था, उसे भी उन्होंने बंद कर दिया था और आज की डेट में वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर एग्जिस्ट तो करते हैं, लेकिन उनकी प्रेजेंस बहुत छोटी है। ऐसी न्यूजीलैंड के अंदर भी उनकी जो प्रेजेंस है वो बहुत ज्यादा नीश है। थाईलैंड की अगर मैं बात करूं तो उस मार्केट में भी शेवी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन आज की डेट में वो वहां पर भी नहीं है। ऐसे ही अगर हम फोर्ड की बात करें तो वो भी कई बड़ी कार मार्केट्स को छोड़ के गए हैं, जैसे कि जापान, इंडोनेशिया, इंडिया, ब्राजील और रशिया। इन मार्केट्स के अंदर आज की डेट में फोर्ड एग्जिस्ट नहीं करती है। इस तरीके से एक के बाद एक बड़ी कार मार्केट्स को छोड़ने की वजह से कार ब्रांड की सेल्स में काफी ज्यादा फर्क आता है और जीएम के केस में भी हमें ये देखने को मिलता है। जीएम ने 2016 में 1 करोड़ गाड़ियां बेची थी, वहीं 2025 में यानी कि 9 साल बाद जीएम की जो टोटल सेल्स हैं साल भर की, वो सिर्फ 60 लाख पर आ गिरी है। यानी कि जहां बाकी ब्रांड्स अपनी सेल्स को लगातार बढ़ा रहे हैं साल दर साल, वहीं पर जीएम की सेल्स काफी ज्यादा गिर चुकी है। अब एक आम आदमी को ये देखकर यही लगेगा कि यार ब्रांड बड़े घाटे में चल रहा है ना, लेकिन ये सेल्स गिरने के पीछे, या फिर बेटर बोलूं तो गिराने के पीछे, इन ब्रांड्स की एक समझदारी बड़ी स्ट्रेटेजी है जो आज उनके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो रही है। देखो, धंधा 2 तरीके से होता है। एक तो कम मार्जिन वाला ज्यादा सामान बेचो तो आप पैसा कमा सकते हो, और एक ज्यादा मार्जिन वाला कम सामान भी बेचोगे ना तो भी आप ज्यादा पैसा कमा सकते हो। और अमेरिकन कार कंपनीज ने चूज करा है दूसरा रास्ता। जैसे फोर्ड का जो F-150 पिकअप ट्रक है ना, उस पर ऑन एन एवरेज $10,000 कमाती है फोर्ड, यानी कि 8 से 9 लाख रुपए का मार्जिन है उस गाड़ी पर। और ये कितना बड़ा है इस बात को आप इससे समझो कि एक कंपनी जो सेडान वगैरह बेचती है वो उसमें 2 से 3 लाख रुपए ही कमा पाती है, यानी फोर्ड अपने बड़े और भारी भरकम पिकअप ट्रक को बेचकर 4 गुना ज्यादा मुनाफा कमा रही है। और इसीलिए फोर्ड प्रो, जो कि फोर्ड का ट्रक और कमर्शियल वैन्स का बिजनेस है, उसने अकेले 2025 में लगभग $6.8 बिलियन का ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाला था। और ये एक बड़ा प्रॉफिट है, इवन दो ओवरऑल जो फोर्ड है वो खुद लॉसेस में है फिलहाल। पर इन्हीं पिकअप ट्रक्स और बड़ी एसयूवीज की वजह से फोर्ड का 65% रेवेन्यू सिर्फ अमेरिका से आता है। सोचो, फोर्ड को 85 देशों के अंदर फैक्ट्रीज लगाने की जरूरत नहीं है, हर मार्केट की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और सेम चीज हमें जीएम और उनके बाकी अमेरिकन ब्रांड्स के साथ भी देखने को मिलती है। कोई भारी भरकम सिल्वराडो बना रहा है, जीप वैगनर जैसी दैत्याकार एसयूवी बना रहा है, और कैडिलैक अनरीजनेबली बिग एस्केलेड बना रहा है, और ये सब के सब बड़ी गाड़ियां बना के बड़ा मुनाफा बनाते हैं। देखो, ये जो अमेरिकन कंपनीज हैं जैसे कि फोर्ड, जीएम, टेस्ला या फिर एनवीडिया और गूगल वगैरह, ये अपने घर में खूब पैसा छाप रहे हैं और हम इंडिया में बैठे बैठे इन कंपनीज का हिस्सा भी बन सकते हैं। और ये बात आप में से शायद से कई लोगों को पता भी होगी, लेकिन दिक्कत ये है कि इन कंपनीज के शेयर का प्राइस अक्सर काफी ज्यादा होता है और हर किसी के पास इतने पैसे नहीं होते, या मन में ये डर होता है कि इतने सारे पैसे एक साथ कैसे लगा दे। और यहीं पर आता है IND मनी, क्योंकि इनके साथ आप बड़ी से बड़ी अमेरिकन कंपनी के महंगे से महंगे शेयर का फ्रैक्शन खरीद सकते हो और उसकी शुरुआत सिर्फ $100 से होती है। मान लो एनवीडिया के शेयर का प्राइस 50,000 रुपए है, तो आपको उसके लिए पैसे जमा करने की जरूरत नहीं है। आप इसी शेयर का 5%, 10% या फिर जो भी हिस्सा ठीक लगे उसे खरीद सकते हो। इसके अलावा 500 से मंथली या फिर वीकली SIP भी शुरू कर सकते हो, बिल्कुल इंडियन म्यूचुअल फंड्स की तरह। पिछले कुछ सालों में जब निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट रहा, तब S&P 500 ने 30% और नैस्डैक ने 43% का रिटर्न दिया। और एनवीडिया जैसी कंपनीज ने तो AI टेक बूम के चलते पिछले 10 साल में 33,000 तक का रिटर्न दिया है। दो पास्ट रिटर्न्स फ्यूचर की गारंटी नहीं होते। सिर्फ यूएस ही नहीं, यूएस में लिस्टेड ग्लोबल ETFs के थ्रू आप साउथ कोरिया और ताइवान जैसी मार्केट में भी एक्सपोजर ले सकते हो। एक चीज जो मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, यूएस स्टॉक के अंदर रिटर्न 2 जगह से आते हैं, स्टॉक के प्राइस से और करेंसी से। जब रुपया डॉलर के अगेंस्ट वीक होता है तो एक्स्ट्रा फायदा होता है। स्टॉक की बढ़त का फायदा तो आपको मिलता ही है, साथ ही साथ रुपीस के घटने से एक्सचेंज रेट भी बढ़ा हुआ मिलता है। और IND मनी ये पूरा ब्रेकडाउन दिखाता है कि कितना रिटर्न स्टॉक से आया है और कितना करेंसी से। टैक्स की टेंशन भी नहीं है क्योंकि एक साल में 10 लाख तक कोई TCS नहीं देना। IND मनी रेडी टू फाइल टैक्स रिपोर्ट देता है, KYC इंडिया में होता है, गिफ्ट सिटी में IFSC रेगुलेटेड एंटिटी के थ्रू चलता है,
और यूएस इन्वेस्टमेंट्स SIPC के थ्रू $5 लाख तक प्रोटेक्टेड है। तो अगर आप भी ग्लोबल कंपनीज का हिस्सा बनना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में IND मनी का लिंक मिल जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको अमेरिकन ब्रांड्स की बड़ी गाड़ी और बड़े प्रॉफिट वाली जो थ्योरी समझाई थी, वो अमेरिकन ब्रांड सिर्फ इसलिए ठीक से एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं क्योंकि अमेरिका बहुत बड़ा है। इतना बड़ा है कि ऑन एन एवरेज यहाँ के लोग हर साल 24,000 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं, वहीं पर इंडिया के अंदर सिर्फ 8,000 किलोमीटर। वहाँ के रोड्स, वहाँ की पार्किंग लॉट्स, वहाँ के घर इतने बड़े हैं कि वहाँ पर आप हेलीकॉप्टर या फिर प्लेन भी लैंड कर सकते हो अगर डायरेक्टली ऊपर से गिराओ तो। लेकिन इंडिया में ऐसे ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ पर आप ऑटो रिक्शा से भी नहीं जा सकते। यानी कि अमेरिका एक बड़ा देश है और वहाँ के लोगों को बड़ी गाड़ियाँ चाहिए और इतनी ज़्यादा चाहिए जिसकी कोई हद ही नहीं है। 2025 में अमेरिका के अंदर 1,62,00,000 गाड़ियाँ बिकी थी। मैं पैसेंजर व्हीकल्स की बात कर रहा हूँ। और इसमें जो सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बिकी थी, यानी कि 1,23,00,000 जो गाड़ियाँ बिकी थी, वो थी पिकअप ट्रक्स, SUVs, वैन्स और क्रॉसओवर। और बाकी जो बची गाड़ियाँ थी उनमें से 30 लाख के आसपास ही सिर्फ सेडान्स और हैचबैक्स थी। यानी कि आप देख सकते हो कि बड़ी डब्बे नुमा गाड़ियाँ अमेरिकन को बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए क्योंकि उनके पास जगह है और वो दूर दूर तक ट्रैवल करते हैं। और ये जो बड़ी बड़ी SUVs और पिकअप ट्रक्स जो अमेरिका के अंदर अंधाधुन बिकते हैं ना, इनको बेचते भी सबसे ज्यादा अमेरिकन ब्रांड्स ही हैं। आप ये अगर अमेरिका के अंदर टॉप 10 सेलिंग गाड़ियों की लिस्ट देखोगे तो इसके अंदर आपको ज्यादातर पिकअप्स और SUVs ही दिखाई देंगे जो कि टॉप सेलर्स हैं। और इसमें भी 6 से 7 गाड़ियां तो अमेरिकन ब्रांड्स की ही हैं। क्लियरली दिखाई देता है कि बाहर की मार्केट्स के अंदर ज्यादा फैलाव ना होने के बावजूद भी अमेरिकन ब्रांड्स अपने घर के अंदर ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। अमेरिकन ब्रांड्स को पसंद करते हैं। लेकिन ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियों की अमेरिका के अंदर होड़ है ना, जिसकी वजह से अमेरिकन ब्रांड्स जैसे कि फोर्ड एंड शेवी इतनी मेहनत करते हैं, इसी मेहनत की वजह से कहीं ना कहीं वो बाहर की मार्केट्स के अंदर फिट भी नहीं हो पाते हैं ठीक से, या नहीं हो पाए हैं। देखो, ऑन एन एवरेज जो अमेरिका के अंदर पिकअप ट्रक्स होते हैं ना, उनकी लेंथ 5.5 से 6 मीटर्स के आसपास होती है। वहीं पर जो इंडिया के अंदर ज्यादातर बिकने वाली गाड़ियां हैं उनकी लेंथ 4 मीटर के भी अंदर है। यानी लगभग 6 फुट का फर्क है अमेरिका की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों में और इंडिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों में। और जब एक देश का एक कार मेकर एक स्पेसिफिक टाइप की बड़ी कार बनाने में महारत हासिल कर लेता है ना, तो उसकी वही खूबियां और खामियां उसकी छोटी गाड़ियों में भी झलकती हैं, जो कि वो इंडिया जैसे छोटे देशों में बेचता है। जैसे यहाँ पर हम फोर्ड का एग्जांपल ले सकते हैं। फोर्ड की फीगो से लेकर इको स्पोर्ट सभी की सभी एक नंबर गाड़ियां थी, सभी की सभी बहुत ज्यादा सॉलिड थी। एक एक पैनल में बहुत ज्यादा वजन दिखता था, क्वालिटी दिखाई देती थी। और इनके जो इंजन होते थे वो बड़े ही टॉर्की हुआ करते थे। पावर बेशक कुछ भी लिखी हो ऑन पेपर, लेकिन इंजन का टॉर्क हमेशा बहुत ज्यादा होता था कंपटीशन से ज्यादा। जैसे कि फोर्ड की जो फीगो है वो एक छोटी सी हैचबैक ही तो थी, लेकिन उसके अंदर भी 1.5 लीटर का डीजल इंजन लगा के वो बेचते थे और वो गाड़ी 215 Nm का टॉर्क निकाल के देती थी, आजकल की क्रॉसओवर SUVs जितना। क्लियरली हमारे को यहाँ पर दिखाई देता है कि फोर्ड अपनी छोटी गाड़ियों को भी बड़ी गाड़ियों की आइडियोलॉजी से बनाता था और इस चक्कर में फोर्ड वहां कॉस्ट कटिंग करता था जहां पर शायद नहीं करनी चाहिए थी। देखो यार, इंडिया के अंदर छोटी गाड़ियों के ग्राहक जो होते हैं ना, उनको बहुत ज्यादा बिल्ड क्वालिटी से या बढ़िया टॉर्क वाले इंजन से उतना मतलब होता ही नहीं है। उन्हें बढ़िया इंफोटेनमेंट, अच्छे दिखने वाले इंटीरियर्स और फ्यूल एफिशिएंट इंजन चाहिए, जो कि फोर्ड शायद नहीं प्रोवाइड करा पा रहा था। फोर्ड अपनी कार्स को कहीं अंडर डिलीवर करता था जैसे कि फीचर्स वगैरह में, और कहीं ओवर डिलीवर करता था जैसे कि इंजन्स वगैरह में, क्योंकि फोर्ड के जो पेट्रोल हो या फिर डीजल हो, सभी के सभी इंजन्स काफी पावरफुल थे और पावर और माइलेज दोनों एक साथ अक्सर नहीं आ पाती हैं। और इसी चक्कर में फोर्ड इंडिया के अंदर कोई खास सर्वाइव नहीं कर पाया। और ऐसे ही कई कारणों की वजह से फोर्ड हो या फिर शेवी हो या फिर कोई और अमेरिकन ब्रांड, उन्हें कई देशों को छोड़ना पड़ा। लेकिन फिलहाल वो एक ही मेजर मार्केट में अच्छा कर रहे हैं, यानी कि USA। और उनके अपनी बड़ी मार्केट के अंदर अच्छा करने के कई फायदे भी हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, लेकिन कुछ नुकसान भी हैं। एक्चुअली नुकसान नहीं बोलूंगा, कुछ खतरे हैं शायद से। देखो, जब आप अपने आप को सिर्फ एक मार्केट तक सीमित करते हो तो सबसे बड़ा खतरा होता है कंपटीशन। मैं आपको ना 2 ब्रांड्स के एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक ब्रांड था MG रोवर नाम से। MG रोवर ब्रिटेन का अकेला और आखिरी ऐसा कार ब्रांड था जो कि मास मार्केट गाड़ियां बनाता था और फिर भी फुली ब्रिटिश ओन्ड था, वरना ज्यादातर ब्रांड्स कहीं ना कहीं बिक चुके थे तब तक, ठीक है। लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम पता है क्या थी? वो पूरी तरीके से सिर्फ UK मार्केट तक ही सीमित था। और जैसे ही UK के अंदर ग्लोबल ब्रांड्स अपनी एडवांस गाड़ियां लेकर आने लगे, MG रोवर उनके साथ कम्पीट नहीं कर पाया और 2005 तक इस कंपनी पर $1.4 बिलियन का कर्जा हो गया, जिस चलते कंपनी तो बंद हुई ही, साथ ही साथ वो 6,000 लोग जो इस कंपनी में डायरेक्टली नौकरी करते थे और टोटल 25,000 लोग जो इनडायरेक्टली इस कंपनी से जुड़े हुए थे, उन सबकी भी जिंदगियां अफेक्ट हो गई। और अब आयरनी ये है कि चाइना की SAIC MG का नाम इस्तेमाल करती है। उनके पास सिर्फ नाम के राइट्स हैं, पुरानी MG से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना करने भर से, अपनी बिजनेस स्किल से और चाइना की सरकार के सपोर्ट से MG आज की डेट में कई देशों के अंदर एग्जिस्ट करती है,
इवन यूके के अंदर भी, और अच्छा कर रही है एक्चुअली। इसके अलावा अगर मैं हिंदुस्तान मोटर्स की बात करूं तो उसके साथ भी कुछ ऐसा ही सीन था। इनके पास सिर्फ 2 ही गाड़ियां थी, एम्बेसडर और कॉन्टेसा, जिसमें कॉन्टेसा तो बहुत पहले ही बंद हो गई थी। तो इनके पास ले देकर सिर्फ एक ही गाड़ी थी, एम्बेसडर। और ये कंपनी भी सिर्फ इसलिए एग्जिस्ट कर पाई इतने सालों तक क्योंकि लाइसेंस राज चल रहा था और बाकी ब्रांड्स को इंडिया के अंदर काम करने की अनुमति नहीं मिल पाती थी। और जैसे ही इंडिया की मार्केट खुली, हिंदुस्तान मोटर्स तबाह हो गई क्योंकि वो सिर्फ इंडिया में एग्जिस्ट करते थे और यहाँ पर भी कुछ इनोवेट नहीं करते थे। दोनों ही ब्रांड्स की कहानियों के अंदर आपको सेम सा पैटर्न दिखाई देगा। दोनों ही ब्रांड्स ने बाहर एक्सपेंशन नहीं करा और दोनों की ही हालत अपने देश के अंदर भी अच्छी नहीं थी। और अमेरिकन ब्रांड्स के साथ भी हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ एक मार्केट में रहने का उनको भी कहीं ना कहीं नुकसान होता है। जैसे अगर हम ईवी की बात करें तो फोर्ड ने $19.5 बिलियन और जीएम ने $6.6 बिलियन राइट डाउन करे हैं। काफी पैसे जलाया उन्होंने क्योंकि इनकी इलेक्ट्रिक कार्स मोस्टली यूएस के लिए ही वेल सूटेड थी और अमेरिका खुद में इतनी बड़ी इलेक्ट्रिक कार मार्केट नहीं है कि वहां से ज्यादा पैसा वो या फिर ज्यादा प्रॉफिट वो बना पाते हैं। और ऊपर से रिसेंट टाइम्स में अमेरिका के अंदर कुछ चीजें बदली हैं एंड एक्चुअली ये जो बदलाव हुआ है ना, इसकी वजह से फिर से अमेरिकन लेगेसी ब्रांड्स को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ये बदलाव उनके फेवर में गया है। जी हाँ, इन कंपनीज की मेजर मार्केट अपने ही देश के अंदर कंसंट्रेटेड होने के बावजूद भी और बड़े बड़े V8 इंजन वाले गैस गजलर पिकअप ट्रक्स बनाने के बावजूद भी ये ब्रांड्स फिर से राइज कर रहे हैं और उसका सिर्फ एक ही रीजन है, मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प। एक एक करके बताऊंगा, आप बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना क्योंकि इस पूरे के पूरे सिनेरियो में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो भारत की सरकार सीख सकती है क्योंकि इनमें से कई चीजें भारत की कंपनीज को हर्ट करती हैं। पहला और सबसे बड़ा सपोर्ट जो अमेरिकन गवर्नमेंट ने अपने कार ब्रांड्स को दे रखा है वो है चिकन टैक्स। 1964 से अमेरिका इंपोर्टेड ट्रक्स पर पूरे 25% का टैरिफ लगाता है। वहीं पर नॉर्मल कार पे जब वो बाहर से इंपोर्ट होकर आती है तो उसमें सिर्फ 2.5% का टैरिफ लगता है, यानी कि 10 गुना का फर्क है पिकअप ट्रक और गाड़ी के टैक्स पर। यह फर्क सिंपली इसलिए रखा गया है क्योंकि अमेरिका जैसे बहुत कम देश है जहां पर पिकअप ट्रक्स की इतनी डिमांड है और अमेरिका अपने ही देश के अंदर अपने ही बेस्ट सेलिंग व्हीकल की कमान किसी और देश की कार कंपनी को नहीं देना चाहता था। बेशक बाहर के कार ब्रांड्स अमेरिका के अंदर पिकअप ट्रक्स को मैन्युफैक्चर करके बेच सकते हैं और तब उनको टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन ये सब होने में इतनी ज्यादा देर हो चुकी है कि ऑलरेडी अमेरिकन ब्रांड्स अपनी पिकअप मार्केट को बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं और आज की डेट में इतने अच्छे पिकअप ट्रक्स बना रहे हैं कि अमेरिकन को अपने ही पिकअप ट्रक्स ज्यादा पसंद आते हैं। अगर आप टॉप सेलिंग पिकअप ट्रक्स को देखोगे ना तो इनमें ज्यादातर अमेरिकन ब्रांड्स के ही पिकअप ट्रक्स हैं। सिर्फ टोयोटा ही है जो कि अपने टकोमा को बेच पाती है, लेकिन वो भी 5वें-6वें स्थान पर आता है। फोर्ड, शेवी, जीएमसी और बाकी अमेरिकन ब्रांड्स पिकअप बनाने के मामले में टोयोटा से थोड़े ऊपर आते हैं, वरना आप बाकी देशों के अंदर देख लो, टोयोटा से बड़ी गाड़ियों की सेल्स छीन पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तो पहली चीज जिसकी वजह से अमेरिकन ब्रांड्स बड़ी गाड़ियों को बनाने के मामले में अच्छा कर पाए हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो है चिकन टैक्स। दूसरी चीज जो अमेरिकन ब्रांड्स के फेवर में जाती हुई दिखाई देती है वो है डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किए गए रीसेंट कारनामे। दिसंबर 2025 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कैफे फ्यूल इकोनॉमी स्टैंडर्ड्स को रीसेट किया था और जो कैफे का टारगेट है उसको काफी ज्यादा कम कर दिया है। पूरी दुनिया बढ़ा रही है, उन्होंने कम कर दिया। दरअसल पहले की सरकारों ने 2031 का टारगेट 50 माइल्स पर गैलन का रखा था, लेकिन ट्रंप साहब ने उसको घटाकर 34.5 माइल्स पर गैलन कर दिया। देखो, अगर आपको कैफे का मतलब नहीं होता है तो ये जान लो, इसका मतलब होता है कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी। इसमें सरकार हर कुछ साल बाद कंपनी से कहती है कि भैया अपनी गाड़ियों की जो ओवरऑल फ्लीट है उसकी जो एवरेज फ्यूल इकोनॉमी है उसको बढ़ाओ ताकि तेल पे डिपेंडेंसी कम हो और कार्बन फुटप्रिंट भी छोटा हो। और इंडिया में तो कैफे टू नॉर्म्स इतने ज्यादा सख्त हो गए हैं कि कार कंपनीज लिटरली सरकार से ये बोल रही हैं कि मालिक रहम करो, अब ना हो पाएगा। क्योंकि और कितने ही छोटे इंजन बना लेंगे यार, और कितनी ही फ्यूल एफिशिएंसी निकाल लेंगे, कैसे इन गाड़ियों का वजन और कम करेंगे। अब इंडिया की सरकार समझे ना समझे, लेकिन द ऑरेंज मैन धंधा समझता है। ट्रम्प साहब ने बोला है कि अब गंगा उल्टी बहेगी, आप बनाओ कम फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियां। ये बात मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि अमेरिकन सरकार ने कैफे ना मीट करने पर जो पेनल्टी लगती है ना, उसको भी बंद कर दिया है, जो कि इंडिया के अंदर पहले के मुकाबले बढ़ चुकी है। इंडिया में कई ऐसे कार ब्रांड्स हैं जो पेनल्टी के तौर पर 50,000 रुपए पर कार तक देते हैं हर गाड़ी की सेल पर। अमेरिका की जो बाइडेन सरकार में यानी कि पिछली सरकार में ईवीज को लेकर भी कई सारे बुलिश स्टेप्स लिए गए थे, लेकिन जैसे ही ट्रम्प साहब आए उन्होंने पूरा का पूरा ईवी कासिल गिरा दिया। उन्होंने ईवी चार्जिंग इंफ्रा के लिए कंपनीज को फंडिंग देना ही बंद कर दी। अमेरिका के कैलिफोर्निया में 2035 तक 100% ईवी चलने का मैंडेट था, वो भी करंट अमेरिका की सरकार ने रिवोक कर दिया। यानी उन्होंने अपने बिजनेसेस को और पब्लिक इंटरेस्ट को प्रायोरिटी पे रखा है, जो कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट से हम उम्मीद करते हैं। लेकिन हमारी सरकार क्या कर रही है, लिटरली हमारे ही ब्रांड्स को ढंग से आगे नहीं बढ़ने देती है। ये जो कैफे नॉर्म्स इतने स्ट्रिक्ट करे गए हैं ना, इसका सबसे गंदा असर महिंद्रा को पड़ता है क्योंकि महिंद्रा सबसे ज्यादा एसयूवीज बेचते हैं और उनकी गाड़ियों की माइलेज ऑब्वियसली एसयूवी बेचते हैं तो कम ही होगी, लेकिन गवर्नमेंट उस तरफ कोई खासा ध्यान नहीं देती है। इसके अलावा ये जो लगातार बढ़ते एथेनॉल ब्लेंड्स हैं, इसकी वजह से कार कंपनीज और कार बायर्स दोनों की ही जेबें ढीली हो रही हैं।
इसके अलावा इंडिया में हाइब्रिड्स को भी कोई खास टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है, जबकि वही इंडिया का रियल सॉल्यूशन है। और वैसे ही अगर मैं ईवीज की बात करूं तो ईवीज की बात तो बड़ी करी जाती है, लेकिन ईवी का इंफ्रा कहाँ है? कभी मॉल में, कभी किसी दुकान में, कभी किसी होटल में। ये है ईवी का इंफ्रा। हमारे पास ईवी चार्जिंग पार्क्स क्यों नहीं है? देखो, मेरे ख्याल में हमारे देश की इंडस्ट्रीज तभी आगे बढ़ पाएंगी जब सरकार उनका साथ देगी। ऑटो ब्रांड्स का साथ देना इस टाइम सरकार की जरूरत है, मेरे को ऐसा लगता है। यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स में अपने विचार भी छोड़ के जाइए। थैंक यू।